जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त और कोचिंग जंक्शन पर आपके फेवरेट चैनल पर लेकर के हाजिर हूं करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें हम प्रतिदिन सुबह 7 बजे पढ़ते हैं परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर की सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं कि यूपीएसआई का केजीएफ बैच कोचिंग जंक्शन के चैनल पे शुरू हो चुका है। अभी फीस मात्र 999 है, तुरंत एडमिशन ले लीजिए। 10 फरवरी के बाद फीस बढ़कर के 1599 हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की सीरीज इस प्रश्न या इस टॉपिक के साथ। समाचार में कल आपने सुना होगा या देखा होगा टीवियों पर, तो अमेरिका का एक ट्वीट जो है, अमेरिकी विदेश विभाग का एक ट्वीट जो है बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। ठीक है ना, मैं ट्वीट को भी समझाऊंगा, पहले पढ़ लेता हूं इस हेडलाइन को। हेडलाइन क्या लिखा गया है? अमेरिका ने भी कृषि सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों को किया स्वीकार, भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा कि अमेरिका ने भी सुधारों की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों को स्वीकार किया है। ठीक है, कुछ लोगों का उसी ट्वीट के लेकर के बिल्कुल विपरीत व्याख्यान है। ठीक है ना, प्रश्न पर चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा प्रकरण जान लेते हैं। आपको पता है संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों पर काफी विरोध हो रहा है और पिछले लगभग 2 महीने से ज्यादा समय से, ठीक है ना, 2 महीने से ज्यादा समय से किसान लगातार जो है बिल्कुल जो तीनों बिल कृषि कानून के पारित हुए हैं उनको पूरी तरह से समाप्त करने के पक्ष में या समाप्त करने के लिए जो है धरना दे रहे हैं दिल्ली के चारों तरफ। अब इस संदर्भ में आपने देखा था कि कुछ उपद्रवी तक 26 जनवरी के दिन जो है लाल किले तक पहुंच गए थे और वहां उन्होंने जो है धार्मिक या कह लीजिए झंडा फहराने की कोशिश की थी, को फहरा भी दिया था और तमाम हिंसा वगैरह हुई थी जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें आई थी। अब ये माहौल ये बनता जा रहा है कि कल अगर आपने टीवी देखा होगा 2-3 दिन में ये माहौल है कि ये जो लोग हैं, कह लीजिए लोग कहना ठीक नहीं है, या इनके समर्थन में कुछ ट्वीट्स जो है भारत से बाहर के प्रसिद्ध लोगों के आए हैं, जिसमें एक पॉप स्टार गायिका है रिहाना, आपने सुना होगा, पोर्न स्टार मिया खलीफा है और तमाम लोगों के जो है ट्वीट्स शामिल आए हैं। एक स्वीडन की पर्यावरणविद है, छोटी बालिका है जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है ना, ग्रेटा थनबर्ग, उनका भी ट्वीट जो है शामिल हुआ है। उनका भी ट्वीट आया है कि मेरा जो है कृषि कानूनों के संबंध में चल रहे प्रदर्शन को पूरा समर्थन है। इस प्रश्न को लेकर के, इस कृषि प्रदर्शन को लेकर के अमेरिकी विदेश विभाग से कुछ पत्रकारों ने प्रश्न किया कि आपकी भारत में चल रही लगातार 2 महीने से ज़्यादा चल रहा है प्रदर्शन, तो एक बड़ा कह लीजिए धीरे धीरे यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो है बनता जा रहा है। तो अमेरिकी विदेश विभाग के किसी अधिकारी से कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपकी राय क्या है। तो अमेरिकी विदेश विभाग ने ट्वीट करके कहा, उसका मैं हिंदी रूप बता दे रहा हूँ। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि भारत में चल रहे कृषि कानूनों के संदर्भ में शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे आंदोलन का जो है अमेरिका समर्थन करता है और अमेरिका यह भी जानता है कि अमेरिका यह भी समर्थन करता है कि कृषि संबंधी उपाय, कृषि संबंधी जो है सुधार होते रहने चाहिए। अब इसमें दोनों बातें हो गई, तो कह लीजिए कि अमेरिका के विदेश विभाग ने बड़ा ही बैलेंस्ड, बड़ा ही नपा-तुला बयान दिया है। एक तो उसने क्या कहा है, उसने शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन किया है, कहा है कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुसार क्या है, उसका एक मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, और दूसरा उसने क्या कह दिया, दूसरा उसने कह दिया कि कृषि संबंधी सुधार जो है, सुधारों की दिशा में सरकार को आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब विपक्षी दल जो है या कह लीजिए जो कृषक हैं वो इसे अपने पक्ष में ट्वीट बता रहे हैं और जो सरकार है वो सरकार कह रही है कि अमेरिका ने भी जो है इन कृषि सुधारों को क्या की है, सराहना की है। ठीक है ना, प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न पर भी आएंगे। और एक और बात है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ठीक है ना, इंटरनेट सेवा क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है।
इस इंटरनेट सेवा को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। जम्मू कश्मीर में जब जो है लगातार जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुआ था, तो वहाँ भी जो है इंटरनेट सेवा कई महीनों तक बंद रही। तो उस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें बताया था कि इंटरनेट सेवा पाने का अधिकार एक व्यक्ति का इस जमाने में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कहने का क्या मतलब होता है कि अगर आपके इस अधिकार का हनन होता है तो आप इस अधिकार को पाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे इस अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 में कई उप आर्टिकल्स हैं, जिसका हेडिंग कह लीजिए, जिसका मुख्य वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये इससे रिलेटेड है अनुच्छेद 19, और इस अनुच्छेद 19 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इंटरनेट पाने का अधिकार क्या है? व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कर लीजिएगा? कि इंटरनेट पाने का अधिकार या इंटरनेट चलाने का अधिकार, जारी रखने का अधिकार क्या है? अब मौलिक अधिकार है। ठीक है ना? क्या है? मौलिक अधिकार है। और वो भी कौन सा मौलिक अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित। ठीक है ना? इसमें एक और हो जाता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 बात करता है जीवन जीने के अधिकार को। तो अभी इंटरनेट पाने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 में रखा है, न कि अनुच्छेद 21 में। ठीक है ना? अनुच्छेद 21 में अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल पाने यानी साफ पानी पीने का अधिकार, ये सब क्या है? जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। लेकिन इंटरनेट पाने का अधिकार किस में शामिल है? अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल है। तो एक प्रश्न बन जाता है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन किस पार्टी के नेता है? मैंने पिछले कुछ वीडियोज में अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में चर्चा नहीं कर मैं व्यक्तिगत रूप से चर्चा नहीं कर पाया हूं। आपको बताया था मैंने कि वहां जो है नए राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन चुने गए हैं, उपराष्ट्रपति चुनी गई है श्रीमती कमला हैरिस जी। अब संदर्भ में आता है कि अमेरिका में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अपने यहाँ भारत में तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज बन सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। 2-4 लोग मिलकर के पार्टी बना ले, रजिस्ट्रेशन करा ले चुनाव आयोग के साथ, तो पार्टी को मान्यता मिल जाती है। लेकिन अमेरिका के संविधान में फेडरल स्तर पर कह लीजिए केवल 2 पार्टियां हैं। कौन कौन सी पार्टी हैं? एक को बोलते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी। और दूसरे को बोलते हैं रिपब्लिकन। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? रिपब्लिकन। और इन्हीं पार्टियों के लोग जो है धीरे धीरे करके बारी बारी से इन्हीं पार्टियों के नेता जो है राष्ट्रपति चुने जाते रहते हैं। अभी जो राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन चुने गए हैं, ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से है। पुराने राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे, कौन? डोनाल्ड ट्रंप थे रिपब्लिकन पार्टी से। इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो भी किससे थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। प्रश्न में आपके जो है 2-3 विकल्प और दिया है। ये दोनों पार्टियां कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। और ये दोनों पार्टियां कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में जो है इस समय बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन व्यापक स्तर पर जो है इन 2 पार्टियों को ज्यादा समर्थन है लोगों का। ठीक है ना? लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी को। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भारत में जो है भाजपा और कांग्रेस 2 पार्टियों को जो है मान्यता मिली हुई थी, वैसे ही ब्रिटेन में जो है पार्टियां कई हैं, बहुदलीय है वहां, लेकिन 2 मुख्य पार्टियां हैं, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया था और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसका संदर्भ देना आपके लिए क्या था? जरूरी था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रश्न से पहले एक हेडलाइन है न्यूज की, हिंद महासागर के देशों को हल्के लड़ाकू विमान और मिसाइल देगा भारत, राजनाथ सिंह ने कहा। आपको मैंने बताया था कि इस समय जो है बंगलोर में, कह लीजिए बेंगलुरु में चल रहा है एरो इंडिया शो। ठीक है ना? क्या चल रहा है? एरो इंडिया शो, रक्षा प्रदर्शनी चल रही है। ठीक है ना? हवाई रक्षा प्रदर्शनी चल रही है। कहाँ? बेंगलुरु में।
और उस अवसर पर जो है कल राजनाथ सिंह जो है IORA देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ मौजूद थे और उन्होंने घोषणा की कि क्या हिंद महासागर के देशों को भारत हल्के लड़ाकू विमान और मिसाइलें प्रदान करेगा। अब IORA क्या है, यानी हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन क्या है, इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन क्या है, ठीक है ना। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन, ठीक है ना, हिंदी नाम के अंग्रेजी नाम क्या है, इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, भारत, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, लेकिन पहले समझ लें हम कि IORA क्या है, ठीक है ना, इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन क्या है। तो आप जानते हैं कि हिंद महासागर एक बड़ा महासागर है, ठीक है ना, और भारत के नाम से इसका क्या पड़ा था, इसका नामकरण हुआ था, ठीक है ना। ये विशाल जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये विशाल क्षेत्र क्या है, ये विशाल क्षेत्र है हिंद महासागर, ठीक है ना। इस क्षेत्र के चारों तरफ जो देश हैं उन सारे देशों का एक संगठन बना है और वही संगठन क्या बना है, इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने कहा था कि हिंद महासागर पर जिसका प्रभुत्व होगा वही एशिया पर क्या करेगा, राज करेगा। समझ गए ना, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। इसके बारे में पहले पिछले वीडियोज में भी आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन आज का टॉपिक मैं देखूंगा IORA क्या है, IORA के कितने कितने सदस्य देश हैं। तो इससे आपको मैप के बारे में, अपने हिंद महासागर के आसपास के पड़ोसी देशों के बारे में भी क्या मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एक दूसरा मैप देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है, किसकी वेबसाइट है, IORA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मैप है, यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मैप है, ठीक है ना। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसमें कितने सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की संख्या है 22। कितने सदस्य देशों की संख्या है, 22। और जितने सदस्य देश हैं आप देख रहे होंगे कहीं न कहीं क्या है, हिंद महासागर से उनका संपर्क है। देख रहे हैं ना, ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये पूरा क्षेत्र है आपका हिंद महासागर, है ना। ये पूरा क्षेत्र क्या है, हिंद महासागर है। और यहां से जितने सटे हुए देश हैं इन सब का एक संगठन है IORA। थोड़ा सा देशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से देश हैं हिंद महासागर के सटे हुए देश, कौन कौन से IORA के सदस्य देश हैं। इधर से चलते हैं तो ये जो देश है इसको आप जानते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है, ये है इंडोनेशिया का, इसे क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया। ये जो फ्लैग है ये है सिंगापुर का, ये है किसका, मलेशिया का। ये किसका है, थाईलैंड का। ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। ये है अपना भारत, इंडिया, भारत प्यारा देश। ये कौन सा देश है, श्रीलंका है। ये है मालदीव, भारत से सटा हुआ है, बिल्कुल भारत से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है इसकी। ये कौन सा देश है, इसको बोलते हैं सेशेल्स। क्या बोलते हैं, सेशेल्स बोलते हैं। ये कौन सा देश है, ये है मॉरिशस। कौन सा देश है, मॉरिशस। ये कौन सा देश है, ये है मेडागास्कर, ठीक है ना। ये क्या है, ये है कोमोरोस, एक देश है, क्या नाम है, कोमोरोस। इतना छोटा देश है कि उसको झंडे से जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये सब देश देख रहे हैं ना कितने छोटे हैं कि दिखाई नहीं पड़ रहे मैप में, इसलिए झंडा जो है झंडे से उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। ये कौन सा देश है, ये जानते हैं आप, दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। और ये देश है, ये देश है, ये देश है, ये है जो है अपना, ये है मोजाम्बिक। कौन सा देश है, ये है मोजाम्बिक, ठीक है ना। ये है मोजाम्बिक, अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। ये कौन सा है, तंजानिया है। ये क्या है, ये है केनिया। ये है सोमालिया। ये है यमन। ये है ओमान। ये है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये क्या है, ईरान।
ध्यान दीजिएगा एक महत्वपूर्ण बात, ठीक है ना, महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान दीजिएगा कि ईरान, ये है ना ईरान IORA का सदस्य देश है, लेकिन ईरान से इधर सटा हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों IORA के सदस्य देश नहीं है, ठीक है ना। पहला पॉइंट समझ गए ना, बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आप UPSI देने जा रहे हैं या फिर UPPCS देने जा रहे हैं या फिर सिविल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है इस उद्देश्य से, क्योंकि भारत ने इस पूरे क्षेत्र पर बहुत ध्यान दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में आप ध्यान दीजिएगा कि ईरान क्या है, ईरान सदस्य देश है IORA का, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसके सदस्य देश नहीं है। एक सदस्य देश कौन सा है, ये सदस्य देश है, इसको बोलते हैं UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये क्या है, ओमान, ये है यमन, ये है सोमालिया, ये है केनिया, ये है क्या तंजानिया, ये है मोजाम्बिक, ये है दक्षिण अफ्रीका, ये क्या है मेडागास्कर, ये क्या है कोमोरोस, ये क्या है सेशल्स, और ये क्या है ये है मॉरिशस, ये है मालदीव, ये श्रीलंका, ये भारत, ये बांग्लादेश, ये थाईलैंड, ये सिंगापुर, ये मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। यानी इतना पूरा रीजन क्या है, इतने पूरे रीजन के जो देश हैं उन सारे देशों का संगठन मिलकर के क्या बना है, IORA। क्या बना है, IORA। शुरू में IORA बहुत छोटा संगठन था और ये जो छोटे छोटे देश थे उन्हीं को मिलकर के बनाया गया था, ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, IORA का मुख्यालय कहाँ है, तो IORA का मुख्यालय जो है ये है मॉरिशस में एक स्थान है इबिने, क्या है इबिने, वहाँ है इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन का मुख्यालय, ठीक है ना। ये फ्रांस है, फ्रांस भी एक सदस्य देश है, इसलिए क्योंकि यही एक छोटा सा इलाका आता है फ्रेंच यूनियन का, किसका आता है, फ्रेंच यूनियन, यानी एक छोटा सा आइसलैंड है यहीं आसपास फ्रेंच यूनियन, और चूंकि वो फ्रांस का है इसलिए फ्रांस भी इसका क्या है, एक सदस्य देश है, ठीक है ना। भारत इसको इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि अगर इन सारे देशों का भारत को समर्थन रहेगा तो हम इस क्षेत्र में चीन को, भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय, चीन है, चीन को क्या कर सकेंगे, हम काउंटर कर सकेंगे। इसलिए अभी जो क्या हो रहा है, बेंगलुरु में हो रहा है एरो इंडिया शो, उस दौरान क्या जुटे हुए हैं IORA के रक्षा मंत्री, और उन रक्षा मंत्रियों से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये जो जितने छोटे छोटे देश हैं IORA के, उन सारे सदस्य देशों को मिसाइल और रक्षा उपकरण भारत क्या करेगा, भारत देगा, ठीक है ना। देगा तो भारत का ही फायदा होगा, भारत के रक्षा उपकरण इन सबके पास रहेंगे तो चीन जो है इनके ऊपर क्या करेगा, अटैक नहीं कर पाएगा। भारत ने इस पूरे क्षेत्र के लिए, इस पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना जारी की है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो योजना है सागर। क्या नाम है उसका, सागर, ध्यान दे लीजिएगा, क्या नाम है उसका, सागर। सागर का पूरा नाम क्या है, सागर का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है ना। कहने का मतलब इस क्षेत्र के सभी लोगों की सुरक्षा और विकास, ये भारत ने सागर नाम की परियोजना जो है, सागर नाम की जो है परियोजना शुरू की है कि हिंद महासागर के जितने भी सदस्य देश हैं उन सब के साथ भारत अपने संबंधों को मजबूत करेगा। और आपने देखा होगा कि अभी तो कोरोना की वैक्सीन बन गई है, कोरोना की वैक्सीन से पहले जो है दो चीजों की बड़ी डिमांड थी। एक था पैरासीटामॉल की डिमांड इसलिए थी क्योंकि कोरोना में भी कहीं कहीं सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो पैरासीटामॉल की खपत बहुत बढ़ गई थी, तो इसकी डिमांड को भारत ने इन सारे देशों को क्या किया था, दिया था। दूसरा थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, क्या थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की जो है डिमांड थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बहुत बढ़िया दवा बताया था कि यह जो है बहुत सक्षम है। शुरुआती दौर में इसके बहुत प्रॉमिजिंग रिजल्ट्स भी आए थे, तो इसकी भी सप्लाई, चूंकि भारत इसका सबसे बड़ा निर्माण करता था, तो इसकी भी सप्लाई भारत ने इन सारे सदस्य देशों को की थी, ठीक है ना। कौन सी योजना के तहत, सागर योजना के तहत।
अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए सागर योजना जो है भारत अपने किन देशों के साथ, भारत या किस संगठन के देशों के साथ जो है मजबूत संबंधों के लिए शुरू किया है, तो आप बताएंगे IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है ना, इतना आपके लिए पर्याप्त है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको समझ में आया? अभी मैंने इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया है। पूछा है कि कौन सा देश इस हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ, नाम बड़ा सा बड़ा लगता है इसलिए मैं छोटे में क्या कहता हूं, IORA कहता हूं, इसका सदस्य नहीं है। मैप आपने देखा तो आप पाएंगे कि भारत भी सदस्य देश है, मॉरिशस भी सदस्य देश है, ऑस्ट्रेलिया भी सदस्य देश है, लेकिन जापान इसका सदस्य देश नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि आप देखेंगे कि जापान कहाँ है, जापान यहाँ कहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, ये है जापान। ठीक, और हिंद महासागर का क्षेत्र जो है यहीं तक क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है, इसलिए जापान इस IORA का हिस्सा नहीं है। भारत, मॉरिशस, श्रीलंका और क्या था, बांग्लादेश या नेपाल, जो भी, नेपाल तो है नहीं, बांग्लादेश था, उसके इसके क्या है, सदस्य देश है। ठीक है ना, बांग्लादेश भी नहीं है, मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हेडलाइन है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर होगा अगला गणतंत्र दिवस परेड, हरदीप सिंह पुरी ने कहा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर क्या होगा, अगले साल का गणतंत्र दिवस परेड होगा। इस संदर्भ में प्रश्न बन जाता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? मोदी सरकार की, भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है यह। तो ये क्या है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू? आप देख रहे होंगे ये है अपना पुराना संसद भवन। ठीक है ना, क्या है, पुराना संसद भवन। और ये क्या है, ये जो है, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिख रही है, यही है सेंट्रल विस्टा। क्या है, सेंट्रल विस्टा। इसमें होना क्या है, इसमें लोकसभा बनना है, राज्यसभा बनना है, और जितने सचिवालय हैं किसके, केंद्र सरकार के, प्रधानमंत्री कार्यालय हुआ, राष्ट्रपति कार्यालय हुआ, सारे महत्वपूर्ण कार्यालय इसी सेंट्रल विस्टा के अधीन आ जाएंगे और एक दूसरे जगह जो है चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जैसे अभी कहते हैं कि कोई विभाग क्या है नॉर्थ ब्लॉक में है, कोई विभाग क्या है साउथ ब्लॉक में है, राष्ट्रपति कार्यालय कहीं और है, प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं और है, तो उन सबको एकीकृत करके एक आधुनिक सिस्टम तैयार किया जा रहा है, किसका, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालयों एवं संसद के नए भवन के निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। सितंबर 2019 में भारत सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने का निर्णय लिया था और यह अनुमान है कि 2022 तक जब भारतीय गणतंत्र अपना 75वां वर्षगांठ मना रहे होगा आजादी का, तो उस दौरान ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है WHO की वेबसाइट पर भारतीय नक्शे के गलत चित्रण पर सरकार ने जताई आपत्ति। लोकसभा में किसी ने पूछा था कि भाई WHO की वेबसाइट पर क्या है, भारत का नक्शा गलत है। ठीक है ना, ये आपको वेबसाइट में दिख भी रहा है, नक्शा क्या है, थोड़ा सा गलत टाइप का दिख रहा है, यहाँ रेड वगैरह दिख रहा है। ठीक है ना, देख रहे होंगे रेड वगैरह दिख रहा है, यानी WHO क्या मानता है कि यह क्षेत्र क्या है, विवादित है। ठीक, अब जैसे नजरिया बड़ा अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया है कि वास्तविक स्थिति में भारत का जो मैप है वो कुछ इस तरह से है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 2 दिन 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस क्षेत्र को लेकर के क्या है, विवाद है। और इस क्षेत्र पर इस मैप के अलावा भारत का केवल यही इतने क्षेत्र पर कब्जा है, बाकी क्षेत्रों पर किसका कब्जा है, बाकी क्षेत्रों पर पाकिस्तान और चीन का कब्जा है। ठीक है ना, तो उनके नजरिए के अनुसार भाई अगर विश्व का नक्शा बनाना है तो बड़ी स्थिति बिगड़ जाएगी कि आप पाकिस्तान का नजरिया लेंगे, कि भारत का नजरिया लेंगे, कि चीन का नजरिया लेंगे। इसलिए गूगल जैसी वेबसाइट है, तो अगर ये भारत का कोई व्यक्ति लॉगिन करेगा तो ये भारत के अनुसार मैप दिखाएंगी,
पाकिस्तान का कोई व्यक्ति लॉगिन करेगा तो पाकिस्तान के हिसाब से मैप दिखाएंगे। चीन का कोई व्यक्ति इसको, चीन में तो फिलहाल गूगल मैप प्रतिबंधित है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए यह स्थिति बड़ी बिगड़ जाती है कि इस क्षेत्र को क्या किया जाए। तो ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, यहाँ सीमा रेखा दिखाते ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा किसका, IORA की वेबसाइट देखी होगी, IORA का क्या हो देखा होगा, मैप देखा होगा। इस मैप में देखेंगे आप, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहीं कुछ सीमा दिखाई ही नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। ये पूरा क्षेत्र ही छोड़ दिया गया, रीजन बना के छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो WHO ने सफाई दी है कि हम सभी के नजरिए का सम्मान करते हैं और यह दिखाया गया जो क्षेत्र है, हम किसी एक दावे को स्वीकार नहीं करते हैं। उसने एक डिस्क्लेमर दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है, डिस्क्लेमर दिया है। यह बात संसद में किसने बताई, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने। किसने बताई, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने। किसी ने उनसे प्रश्न पूछा था। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कौन है, वो है वी मुरलीधरन। कौन है, वी मुरलीधरन भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का सही जवाब मुख्यालय कहाँ है, वो है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। WHO की बात आई है, थोड़ा सा जान लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ये WHO के क्या है, ये WHO के हैं अध्यक्ष कह लीजिए, डायरेक्टर जनरल कह लीजिए, अध्यक्ष कहना ठीक नहीं है। WHO के क्या है, ये महानिदेशक हैं, ठीक है ना। WHO के क्या है, ये महानिदेशक हैं। कौन, इनका नाम है टेड्रोस एडहोनम। क्या नाम है, टेड्रोस एडहोनम, ठीक है ना। कहाँ से है ये है इथियोपिया से। इथियोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा है, ठीक है ना। सारी बातें आप जानते रहिए। तो WHO की स्थापना कब हुई थी, WHO की स्थापना हुई थी कब, 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य है कि विश्व के जितने भी देश हैं उनका हेल्थ क्या किया जाए, हेल्थ के स्टैंडर्ड को ऊंचा किया जाए और गरीबी अमीरी का भेदभाव खत्म करके सबको जो है ऊंची प्रायोरिटी का हेल्थ प्रदान किया जाए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, एक विश्व स्वास्थ्य संगठन से ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये इसकी क्या है, कार्यकारी संगठन, इसका जो है सबसे प्रमुख डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है ना। क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें सारे सदस्य राष्ट्रों के एक एक प्रतिनिधि रहते हैं। कितने सदस्य राष्ट्र हैं WHO के, 194 से ज्यादा है, 194 सदस्य राष्ट्र हैं और 2 क्या है, ऑब्जर्वर हैं, ठीक है ना। तो उन सारे सदस्यों का एक एक प्रतिनिधि विश्व स्वास्थ्य असेंबली में क्या है, स्थान पाता है। विश्व स्वास्थ्य असेंबली के साथ साथ WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसका एक एग्जीक्यूटिव विभाग भी है, एग्जीक्यूटिव कह लीजिए, कार्यकारी दल भी है, ठीक है ना। क्या है, कार्यकारी दल है या कार्यकारी बोर्ड है। और अभी हाल ही में लगभग 2-3 महीना हुआ, इस कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हो गया आपकी परीक्षा के लिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न, कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में खबरों में रहा अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में बनाया जा रहा है। तो मैं इस प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको सीधा सा जवाब देते रहूं कि अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में बनाया जा रहा है। किसके सहयोग से, भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, भारत सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। निर्माण कौन कर रहा है, निर्माण कर रही है SJVN कंपनी। SJVN एक सरकारी कंपनी है, इसका पूरा नाम है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, ठीक है ना। यह जो है भारत सरकार और हिमाचल सरकार दोनों की एक संयुक्त कंपनी है, ठीक है ना। दोनों का क्या है, इसमें 50-50% शेयर है, ठीक है ना। ये निर्माण कर रही है अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, किस नदी पर, अरुण नदी पर। कहाँ है, नेपाल में बन रहा है, ठीक। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कौन है, KP शर्मा ओली है।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भसन 4 द्वीप, ठीक है ना, भसन 4 आइलैंड पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसा रहा है। रोहिंग्या क्या है? रोहिंग्या क्या है? कुछ याद आया? रोहिंग्या 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 आप सुने होंगे, भारत में कुछ रोहिंग्या बस गए, दिल्ली में कुछ रोहिंग्या बस गए। रोहिंग्या क्या है? रोहिंग्या जो है एक जनजातीय समूह है। क्या है? जनजाति या अल्पसंख्यक समूह है, जिसे जो कहाँ बसा था? म्यांमार में बसा था। और म्यांमार की सेना ने जो है इन पर लगातार कार्रवाई करके इतना खौफ फैला दिया कि जितने रोहिंग्याई थे वो म्यांमार के अपने देश को छोड़ करके अपने अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों में क्या हो गए? भाग गए। मैप देखिए, ये है म्यांमार। तो इस म्यांमार में इधर ही क्षेत्र में बसे हुए थे रोहिंग्या, ठीक है ना। म्यांमार की सेना ने क्या कहा कि ये लोग जो है बड़े आतंकी हैं, तो इनके कई जो है लीडर्स को गायब कर दिया गया, मार दिया गया। तो इन सब पूरे लोगों में क्या हो गया? खौफ हो गया। तो अब ये कहाँ जाएंगे भाग करके? अगर इन्हें भागना हो तो सबसे पहले जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? भारत दिखेगा, भारत चलो। दूसरा क्या दिखेगा? दूसरा दिखेगा बांग्लादेश, चल दो। और छोटे छोटे राष्ट्रों में तो बाद में जाने पाएंगे। भारत ने क्या कर दिया? भारत ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है ना। भारत ने कहा कि हम और शरणार्थियों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे कारण दिया कि ये शरणार्थी आएंगे और पैसे के लिए जो है, चूंकि इनका देश तो है नहीं भारत, हो सकता है पैसे के लिए क्या बन जाए? आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो जाएं, ड्रग्स तस्करी करें। इसलिए से भारत जो है इन शरणार्थियों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया? थोड़ी दरिया दिली दिखाते हुए इन सारे शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी, ठीक है ना। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सरकार ने इन सारे रोहिंग्या शरणार्थियों को जगह दी और कहा कि जितने रोहिंग्या आना है आप सारे रोहिंग्या क्या करिए? आ जाइए। लेकिन अब बांग्लादेश में भी समस्या उत्पन्न होने लगी। इतने रोहिंग्या हैं, कहीं न कहीं सब बसने लगे, कैंपों में बसने लगे। वहाँ पता चली कि जो है चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, डकैती की घटनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि किसी के पास कुछ है तो नहीं, घर से कोई लाया नहीं, सब भाग करके आए हैं म्यांमार से, खाने पीने को कुछ है नहीं, तो जाहिर सी बात है चोरी डकैती की स्थिति तो पनपेगी ही। तो बांग्लादेश की सरकार ने एक निर्णय लिया कि जितने रोहिंग्या शरणार्थी हैं, बांग्लादेश का ही एक द्वीप है यहाँ, भसन 4 द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भसन 4 द्वीप। और इसी द्वीप पर क्या करेंगे? सारे शरणार्थियों को, सारे रोहिंग्या शरणार्थियों को बसा देंगे, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको फिगर में, छोटी सी जो है कॉलोनी टाइप का बना देंगे। और ये दिख रहा होगा इधर क्या है? चारों तरफ समुद्र दिख रहा है ना, छोटा सा द्वीप है, वहां जो है बिल्डिंग्स वगैरह बना करके बसा देंगे, भैया सारे रोहिंग्या यहीं रहिए, ठीक। खाली पड़ा द्वीप था, सारे रोहिंग्या लोग यहीं रहिए। सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? भसन 4 द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों को कौन बसा रहा है? बांग्लादेश बसा रहा है, ठीक है ना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है श्रीमती शेख हसीना। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फिलहाल समाप्त है और इसी प्रश्न के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, इस निवेदन के साथ कि अगर अभी भी आपने सब इंस्पेक्टर का बैच नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, सब इंस्पेक्टर का यूपीएसआई का केजीएफ बैच, क्योंकि 10 फरवरी के बाद 999 की फीस बढ़ करके हो जाएगी कितनी? 1599। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे।